गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम नेहरू जी का लोकतांत्रिक समाजवाद देख रहे थे। पिछले भाग में मैंने आप लोगों को समझाया कि 19वीं सदी जब हमारा स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था, वो समय था जब विश्व में दो मुख्य जो विचारधाराएं थी उनके बीच में जो संघर्ष था वो चरम पर था। वो विचारधाराएं कौन सी थी? पूंजीवादी और साम्यवादी। ठीक है। और एक तरह से हम कह सकते हैं कि पूंजीवाद का जो शोषणकारी स्वरूप था वो उस वक्त चरम पर था। और ये क्यों था चरम पर? क्योंकि 17वीं 18वीं सदी में जो औद्योगिक क्रांति हुई और उस औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप समाज अब मुख्यतः दो भागों में बट गया था, पूंजीपति और श्रमिक। पूंजीपति वो जिसके हाथ में उत्पादन के साधन थे, जिसके हाथ में पूंजी थी। श्रमिक वो जो उनकी फैक्ट्रियों और उद्योगों में काम करता था। और मध्यम वर्ग एक तरह से लुप्त प्राय हो गया था। तो ये वो दौर था जिसमें मुख्यतः दो विचारधाराएं अस्तित्व में आई, पूंजीवाद और साम्यवाद। और दोनों ही विचारधाराओं के जो सिद्धांत थे वो बिल्कुल ही एक दूसरे के विपरीत। क्योंकि जो समाजवादी विचारधारा थी, समाजवादी यानी जो साम्यवादी विचारधारा जो सोवियत संघ में क्रांति के द्वारा स्थापित हो गई थी, वो विचारधारा वो थी जो समाज में पूर्णतः समानता लाने के लिए पूंजीवादी तत्वों का समूल नाश चाहती थी। पूंजीवादी तत्वों यानी पूंजीवादी जो नीतियाँ, पूंजीवादी जो नीतियों से मतलब पूंजीपति और पूंजीपति के जो साधन थे, उनके शोषण के यंत्र थे, उनको पूर्णतः क्रांति द्वारा समाप्त करना चाहते थे। ठीक है। और इसके लिए वो बात किसकी करते थे? क्रांति की। और दूसरी तरफ अमेरिका और इंग्लैंड जैसे जो देश थे, जो स्थापित देश थे, उनकी पूंजीवादी नीतियां भी चरम पर थी और पूंजीवादी नीतियों के कारण उनका शोषणकारी स्वरूप भी चरम पर था। और हमारे देश की जहाँ तक बात है तो गांधी जी और नेहरू जी जो सत्य और अहिंसा के सिद्धांतों पर चलकर के जिन्होंने आज़ादी प्राप्त की, वो कभी भी पूंजीवाद के शोषणकारी स्वरूप को स्वीकार कर ही नहीं सकते थे। इसलिए नहीं कर सकते थे क्योंकि भारत सदियों से शोषणकारी स्वरूप के अधीन गुलामी में जीवन जीते हुए ऑलरेडी इतना त्रस्त और शोषित हो चुका था कि अब दूसरे तरह के शोषण को स्वीकार करने को कतई तैयार नहीं थे। किंतु दूसरी तरफ जो सोवियत संघ में क्रांति हुई, उसके फलस्वरूप भारत किसी क्रांति के लिए भी तैयार नहीं था। हिंसाजनित क्रांति के लिए तो बिल्कुल भी तैयार नहीं था। गांधी जी के नेतृत्व में जो आंदोलन चला वो पूर्णतः अहिंसक आंदोलन था, तो कभी भी क्रांति की बात कह ही नहीं सकता था। तो कहने की बात यह कि दोनों ही जो विचारधाराएं थी उनको पूरी तरह से वो स्वीकार नहीं करना चाहते थे और दोनों ही विचारधाराओं को वो पूरी तरह से अस्वीकार भी नहीं करना चाहते थे। और इसलिए नेहरू जी ने एक तीसरी नीति अपनाई जिसको हमने क्या नाम दिया? लोकतांत्रिक समाजवाद, जिसमें पूंजीवाद का शोषणकारी स्वरूप भी नहीं होगा और साम्यवाद का क्रांतिकारी या हिंसा वाला स्वरूप भी नहीं होगा। और हमारी जनता को शोषण मुक्त या ये कहें कि गरीबी, बेरोजगारी और भारतीय जो लोग जो दुर्दशा थी उससे वो मुक्त करना चाहते थे। और इसके लिए उन्होंने लोकतांत्रिक समाजवाद की नीति अपनाई। अब इसके जो अगले भाग के रूप में हम देखते हैं, इसके 3 पॉइंट हम लोग देख चुके थे। मुख्यतः हम कह सकते हैं कि नेहरू जी की जो ये लोकतांत्रिक समाजवादी नीति थी, लोकतांत्रिक जो समाजवाद था, उसमें हमें मानववादी स्वरूप भी नज़र आता था जो नेहरू जी का था, और वैज्ञानिक स्वरूप भी नज़र आता था जो नेहरू जी की स्वयं की सोच थी। और मार्क्सवाद से प्रभावित होकर की ये सोच, जिस तरह से उन्होंने धर्म का विरोध किया या जो वैज्ञानिक सोच अपनाई, जो विवेकवादी जो सोच अपनाई, और भारत में आज़ादी के बाद में इसी सोच को आगे बढ़ाना चाहते थे, किंतु गांधी जी के नैतिक आग्रहों को भी नहीं छोड़ना चाहते थे। तो ये उनकी मूलभूत भावना हम कह सकते हैं लोकतांत्रिक समाजवाद में। तो अब इसके जो चौथा पॉइंट हम देखते हैं। देखिए, जो 4th पॉइंट है वो है समाजवाद की उदार व व्यवहारिक व्याख्या। उन्होंने जो समाजवाद की जो परंपरागत व्याख्या थी, जो साम्यवाद का जो परंपरागत स्वरूप था, उससे अलग जो लचीला स्वरूप की जो बात है वो नेहरू जी ने हमें हमारे देश के लिए स्वीकार करना चाहा हमारे देश की परिस्थितियों के अनुसार। उन्होंने क्या कहा कि मुझे विश्वास है कि भारत की समस्याओं का समाधान समाजवाद में ही है। क्यों? क्योंकि भारत में इतनी गरीबी, इतनी बेरोजगारी और भारत के लोगों की जो दुर्दशा थी
उसको वो ऐसा समझते थे कि समाजवाद के अतिरिक्त अन्य कोई मार्ग से दूर नहीं किया जा सकता। यानी पूंजीवादी नीतियों को अपनाकर तो ये गरीबी और बेरोजगारी और भारतीय जनता की जो दुर्दशा थी उसको दूर किया ही नहीं जा सकता था, कहने की बात है, ऐसा वो समझते थे। तो इसमें हम कह सकते हैं कि वो कैसा समाजवाद चाहते थे, जो उदारवादी हो। यानी सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक ढांचे में परिवर्तन तो चाहते थे, लेकिन क्रांतिकारी रूप से नहीं, उदारवादी। उदारवादी से मतलब क्या है? संवैधानिक साधनों द्वारा, शांतिमय साधनों द्वारा, क्रांतिकारी साधनों द्वारा नहीं। और इस उदारवादी स्वरूप के लिए हम कह सकते हैं कि वो भारत में हिंसा और दमनकारी शक्ति का प्रयोग नहीं करना चाहते थे। ठीक है ना? वो राज्य की उस शक्ति को हथियाने के लिए, जो साम्यवाद ऐसा कहता है कि शोषण का स्वरूप है, उस शक्ति को हथिया करके, जैसे साम्यवाद कहता है ना कि किसका शासन स्थापित होना चाहिए? श्रमिकों का शासन स्थापित होना चाहिए। नेहरू जी चाहते थे कि राज्य का वो शोषणकारी स्वरूप प्रयासों से उसको दूर किया जा सकता, उस शोषणकारी स्वरूप को बदला जा सकता, मतलब राज्य को जनता के हित में संवेदनशील बनाया जा सकता है। जनता की ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी निभा करके, जनता को ज़्यादा से ज़्यादा भाग लेने की ओर प्रेरित करके, और इस तरह से बिना क्रांति के ही, बिना हिंसा के समाज में सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन आ जाएंगे। ठीक है? तो वो यही चाहते थे कि शांतिमय और वैध उपायों से हम जो समाजवादी, जो हम कहेंगे समाजवादी जो सिद्धांत है, उनको हम अपना सकते हैं, और लोकतंत्र को बिना किसी तरह की क्षति पहुंचाए। तो इस तरह का समाजवाद वो चाहते थे। तो ये कहेंगे समाजवाद की वो कैसी व्याख्या कर रहे थे? उदार और व्यवहारिक। ठीक है? 5वां जो पॉइंट है, समाजवाद के प्रति नैतिक दृष्टिकोण। ये देखिए, इम्पॉर्टेंट ये भी है, चूँकि नेहरू जी जो हम कहेंगे मार्क्सवाद के जो भौतिक जो आग्रह थे, जो वैज्ञानिकता से परिपूर्ण आग्रह थे, उससे प्रभावित थे, लेकिन गांधी जी की नैतिक प्रतिबद्धताओं से भी वो प्रभावित थे। तो इसलिए वो क्या चाहते थे? ऐसा समाजवाद चाहते थे जिसमें नैतिकता हो। ठीक है? यानी कहने के बाद कि बिना क्रांति के, बिना भौतिकता को आरोपित किए समाज में शोषण, अन्याय, असमानता, तनाव और संघर्षों को दूर किया जा सकता है, ऐसा वो समाजवाद चाहते थे। ठीक है? यानी कहने की बात यह है कि नेहरू जी का जो समाजवाद है, जो लोकतांत्रिक समाजवाद है, वो जो हम कहेंगे कि पूंजीवाद की जो बुराइयां हैं, नैतिकता से उसको दूर करना चाहते थे। पूंजीवाद की बुराइयां कौन सी? कि कुछ लोगों के हाथों में ही धन का केंद्रीकरण हो जाता है, शक्ति का केंद्रीकरण हो जाता है, और पूंजीवाद तो केंद्रीकरण की ही नीति है, और समाजवाद विकेंद्रीकरण की नीति है। यानी पूंजीवाद कुछ हाथों में केंद्रित करना चाहता है शक्तियों को और धन को, चाहता क्या? उसकी नीतियाँ ऐसी हैं कि केंद्रित हो जाती है। लेकिन समाजवाद विकेंद्रित करना चाहता है, जनता तक, हर जन तक लाभ पहुंचाना चाहता है राज्य के, चाहे वो आर्थिक रूप के हो, चाहे राजनीतिक रूप के। तो दोनों की नीतियाँ इस तरह से अलग है, लेकिन जो नेहरू जी थे, दोनों के बीच में इस तरह से समन्वय स्थापित करके और नैतिकता के साथ, उनका समाजवाद कैसा है? नैतिकता से प्रेरित है, नैतिकता के साथ सारे समाज की बुराइयों को दूर करना चाहता है। कहने की बात यह है। तो समाजवाद के प्रति नेहरू जी का दृष्टिकोण कैसा है? नैतिकतावादी। ओके, ये देखिए, ये जो पिक्चर है, जो ये उस वक्त की है जब अंग्रेज़ों के खिलाफ पहला जो असहयोग आंदोलन चला था, और उस असहयोग आंदोलन में जो चरखा था, वो उसको प्रतीक के रूप में अपनाया गया। चरखा को प्रतीक के रूप में क्यों अपनाया गया? क्योंकि असहयोग आंदोलन का जो मोटिव था, जो उद्देश्य था, वो यह था कि हम अंग्रेज़ों को असहयोग करेंगे तो वो हमें, हमारा देश छोड़कर चले जाएंगे और हमें गुलामी से मुक्ति मिल जाएगी। असहयोग से मतलब यानी क्योंकि ये जो असहयोग आंदोलन था, उसकी मान्यता थी कि अंग्रेज़ों का शासन इसलिए चल रहा है क्योंकि हम उनको सहयोग कर रहे हैं।
अगर हम सहयोग नहीं करेंगे तो वो हमें छोड़ करके वैसे ही चले जाएंगे, क्योंकि वो तो एक व्यापारिक जाति है। और वो किस लिए है यहाँ पर? व्यापार करने के लिए। व्यापार करने के लिए मतलब जो हम कच्चा माल वहाँ इंग्लैंड में मान लीजिए हमारे देश से जाता है और निर्मित माल के रूप में जब वो आता है तो हम उसको खरीदते हैं। क्यों? क्योंकि वो सस्ता होता है। हमारे देश का बना हुआ महंगा होता है, इसलिए हम नहीं खरीदते। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ वो जो औद्योगिकरण जो क्रांति है जो इंग्लैंड में यूरोप में हुई, वो हमारे यहाँ नहीं हुई, होने नहीं दी अंग्रेज़ों ने। इसलिए वो चाहते थे, इस चरखा एक ऐसा प्रतीक था जो स्वदेशी का प्रतीक था कि हम अपने हाथों से अपना जो भी जीवन है अपने उस जीवन को हम अपने तरीके से जिए, कहने की बात ये है। और जो अंग्रेज़ों द्वारा जो अदालतें हैं उन अदालतों से में हम अपने मुकदमे लेकर के नहीं जाएं। उनके ऑफिसेज में हमारे जो पढ़े लिखे लोग थे वो काम करते थे, वो काम हम नहीं करें, हम उनको कर नहीं दें। और सबसे बड़ी चीज़, उनके द्वारा निर्मित सामान को हम नहीं अपनाएं, नहीं खरीदें। और ये चरखा किस बात का प्रतीक है? स्वदेशी का, कि हम अपने द्वारा बनाई गई चीज़ों का ही इस्तेमाल करें। तो उसको प्रतीक के रूप में लिया गया, वो मैं थोड़ा आपको बताना चाह रही थी। देखिए, ये असहयोग आंदोलन के समय की तस्वीर है और गांधी जी चरखा काटते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, ये हमारे जो स्वतंत्रता आंदोलन चला उसका सबसे बड़ा जो पहला जो आंदोलन था वो असहयोग आंदोलन ही था। ये मैंने सोचा आपको इससे थोड़ा परिचित कराया जाए। अब उसके बाद में देखिए, जो 6th पॉइंट है वो है संसाधनों के न्याय सम्मत वितरण पर बल। संसाधनों के न्याय सम्मत वितरण पर बल, ये चाहते थे नेहरू जी अपने लोकतांत्रिक समाजवाद में। ये संसाधनों के न्याय सम्मत वितरण से क्या मतलब है? यानी जो संसाधन है, संसाधन यानी जो देश की जो संपत्ति है, जो पूरे देश का जो समाज की संपत्ति है, जो हमारे उद्योग धंधे हैं, जो राष्ट्रीय निधि है, उसका न्याय सम्मत वितरण होना चाहिए। न्याय सम्मत वितरण से यानी उसका जो जन जन तक उसका लाभ पहुँचे। और इसके लिए वो कैसी नीति अपना चाहते थे? न तो पूरी तरह से पूंजीवाद वाली और न पूरी तरह से साम्यवाद वाली। उसको क्या नाम दिया गया? मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था यानी ऐसी नीति जिसमें पूंजीवाद और साम्यवाद दोनों नीतियों का मिश्रण हो। यानी न तो केंद्रीकरण में ही हो पूरी तरह से, न ही विकेंद्रीकरण। ठीक है, यानी जो आर्थिक विकास हो वो ऐसी योजनाबद्ध पद्धति द्वारा किया जाए जिससे धीरे धीरे शनय शनय आर्थिक परिवर्तन भी हो जाए। और इस तरह से एक ऐसी प्रणाली डेवलप हो जिसमें निजी पहल को भी पूरी तरह खत्म नहीं किया जाए, यानी निजी उद्योग धंधों को भी स्थान मिले और सार्वजनिकीकरण भी हो। यानी कहने की बात क्या है? देखिए, मेन बात यह है कि पूंजीवाद ऐसी नीति की बात करता है जिसमें निजी जो है ना, जो संपत्ति के निजी स्वामित्व की बात करता है। पूंजीवाद किसकी बात करता है? निजी स्वामित्व की। निजी स्वामित्व से मतलब व्यक्तियों को पूरा खुला छोड़ देता है आर्थिक क्षेत्र में। ठीक है, और उसका परिणाम क्या होता है? जो पूंजीपति, जो संपत्तिशाली वर्ग होते हैं, उन्हीं के हाथों में सारे संसाधनों का क्या हो जाता है? केंद्रीकरण हो जाता है। और देखिए, जो पूंजीवादी देश होते हैं उनमें क्या होता है कि पूरी तरह से आज़ाद छोड़ दिया जाता है। तो उसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि सारे जो उद्योग धंधे हैं, सब उद्योग धंधे जिनके थ्रू भी संपत्ति आती है वो सब व्यक्ति विशेष की होती है, यानी अमीरों के हाथ में होती है। राज्य कोई कानून द्वारा उनको किसी तरह से मर्यादा में नहीं बांधता है। और समाजवादी नीतियों में क्या किया जाता है? ये माना जाता है कि जो भी है वो किसका है? देश का है, समाज का। और इसलिए ऐसे उद्योग धंधे जो आम जनता से रिलेटेड होते हैं, जैसे बिजली है, पानी है, ठीक है, समझ रहे हो ना आप? जैसे इस्पात है, कोयला है, ये जो हमारे देश में जैसे कि नवरत्न जैसे कंपनियां हैं जिनको माना गया है कि देश के लिए ज़रूरी है, ये चीज़ें, ये जो उत्पादन है और या जो ये जो क्षेत्र है वो कभी भी निजी हाथों में नहीं दिया जाना चाहिए। निजी हाथों यानी व्यक्ति विशेष
को उसका मालिक नहीं बनाया जाना चाहिए। ऐसी नीति कहाँ होती है? समाजवाद में, यानी समाजवादी देशों में। तो कहने की बात है दोनों बिल्कुल एक दूसरे से विपरीत हो गई। जो पूंजीवादी नीतियाँ वो तो खुला छोड़ देती है, और खुला छोड़ने का परिणाम क्या होता है कि कहने की बात है कुछ प्रतिशत, एक देखिए मैं दूसरे देशों की छोड़िए, हम अपने देश की बात करें, 1% आज की डेट में, आज जो पूंजीवादी नीतियों में हम कहेंगे कि हम भी पूंजीवादी नीतियाँ ही अपना रहे हैं, उसका परिणाम क्या हुआ? जो 1991-92 के बाद में जो लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन की जो नीतियाँ अपनाई गई, जो उदारीकरण की नीतियाँ अपनाई गई, दूसरे शब्दों में कहें तो पूंजीवादी नीतियों की तरफ हम बढ़ने लगे, उसका परिणाम पता क्या हुआ? 20-30 सालों में। तो उसका परिणाम ये हुआ कि आज ये स्थिति है कि 1% जो आबादी है हमारी, 1% आबादी के पास में लगभग 60% संपत्ति है। अब देखिए कितनी बड़ी बात। ये होता है परिणाम पूंजीवादी नीतियों का। कुछ लोगों के हाथों में देश की सारी संपत्ति एकत्रित हो जाती है, और जब हम समाजवादी नीतियां अपनाते हैं तो चूंकि जो केंद्रीकरण पूंजीवादी नीतियों में व्यक्तियों के हाथ में जो चीज़ें होती हैं, समाजवादी नीतियों में वो उद्योग धंधे किसके हाथ में होते हैं? देश के हाथ में होते हैं। यही कारण है कि देखिए इंदिरा गांधी ने 69 में जो बैंक थे, जो निजी थे, मैंने कहा ना निजी हाथों में, मतलब व्यक्ति के, बैंक किसके हाथ में थे? व्यक्ति के हाथ में थे। जो पैसे वाले लोग थे उनके थे वो बैंक, देश के नहीं थे। मतलब कहने की बात है कि जब हम उसको राष्ट्रीयकरण कर देते हैं, जब वो देश का मान लेते हैं, तो लाभ हानि दूर हो जाती है, जनता का हित आगे होता है। तो इंदिरा गांधी ने 69 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया, यानी अभी तक जो बैंक थे वो हमारे जो करोड़पति अरबपति लोग थे उनके थे, निजी प्रॉपर्टी थी उनकी, और इसीलिए आम जनता उन बैंकों में ऋण लेने जाती ही नहीं थी। लेकिन जब बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया और आम जनता जब उनके पास लोन के लिए जाने लगी, ऋण के लिए जाने लगी, तो जो सूदखोर जिस तरह से शोषण करते थे आम जनता का, उनका शोषण बंद हो गया। क्योंकि जब देश के हाथ में कोई चीज़ होती है तो जनता के हित इम्पॉर्टेंट होते हैं, और व्यक्ति के हाथ में जब कोई चीज़ होती है तो उस व्यक्ति के हित इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो कहने की बात यह है, 6th वाले पॉइंट की मूल बात ये है कि हम ऐसी अर्थव्यवस्था चाहते थे जो मिश्रित हो, जिसमें दोनों ही प्रकार की अर्थव्यवस्थाओं का मिश्रण हो, ठीक है, जिसमें हाँ ये भी है कि व्यक्तिगत लाभ को भी पूरी तरह से नहीं छोड़ा जाए, निजी संपत्ति निजी हाथों में भी थोड़ी इजाज़त देती है ये व्यवस्था। तो इसको कहेंगे हम मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो इसमें ऐसा होगा कि संसाधनों का क्या होगा? न्याय सम्मत वितरण। जो संसाधन होंगे आम जनता तक पहुंचेंगे, ये इंपॉर्टेंट बात है, जो कि पूंजीवादी और केंद्रीकृत नीतियों में कभी भी ऐसा नहीं हो सकता, वो कुछ लोगों के हाथों में केंद्रित हो जाती है, ठीक है। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। 7वां जो पॉइंट है, साधनों के न्याय सम्मत वितरण पर बल। देखिए ये पॉइंट भी मैंने इसको लिखने में थोड़ी गड़बड़ कर दी है। देखिए जो 6th पॉइंट था वो मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला पॉइंट है, और जो 7th पॉइंट है जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया वो है साधनों के न्याय सम्मत वितरण पर बल। यहाँ पर जो चीज़ें मैंने एक्सप्लेन की है वो है कि ये जो हमारा लोकतांत्रिक समाजवाद है, वो जो उपलब्ध संसाधन है उसके विवेक सम्मत और न्याय सम्मत वितरण पर बल देता है, कहने की बात है। और ऊपर वाला जो 5वां पॉइंट है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था की बात करता है, मिश्रित अर्थव्यवस्था और आर्थिक विकास, जिसमें दोनों ही अर्थव्यवस्थाओं का मिश्रण हो। गलती से मैंने पॉइंट गलत लिख दिया, ठीक है। तो ये है नेहरू जी का लोकतांत्रिक समाजवाद। अब मेरे ख्याल में एक्सप्लेन हो गया होगा। मुख्य बात जो यही है कि नेहरू जी हमारे देश के लिए एक ऐसा मॉडल चाहते थे जिसमें जो हमारी गरीब और आम जनता हो उसको लाभ मिले, और जो अमीर वर्ग है उनको भी पूरी तरह से, हम ये नहीं कहेंगे कि जो निजी स्वामित्व है उसको पूरी तरह से तिलांजलि देने की बात भी वो नहीं करते, उसको भी परमिशन देते हैं। इस तरह से दोनों नीतियों को वो मिश्रित करना चाहते हैं, ठीक है। ये एक पिक्चर है जिसमें नेहरू जी स्पष्ट रूप से नज़र आ रहे हैं। ये उस वक्त की फिल्म है। लेफ़्ट साइड में नेहरू जी हैं, राइट में मोहम्मद अली जिन्ना है। और ये जो हमारा जो माउंट बेटन जो
जो स्वतंत्रता का जो लेकर आए थे प्लान, जिसमें पार्टीशन भारत पाकिस्तान जो दो भागों में देश बांटा गया था। तो देखिए उस वक्त की तस्वीर है जब ये समझौता हुआ या दोनों ने इस पार्टीशन को एक्सेप्ट किया। दोनों देशों ने, दो भारत पाकिस्तान नामक दुनिया में दो देश अस्तित्व में आए। ये उस वक्त की तस्वीर है। और बीच में ये जो नज़र आ रहे हैं ये है लॉर्ड माउंटबेटन और इनके पास में इनके सहायक है। ये उस वक्त की तस्वीर है 1946 की ये तस्वीर है। देखिए नई दिल्ली की ये तस्वीर है। लास्ट में हम कहेंगे, लास्ट में कंक्लूजन के रूप में, निष्कर्ष के तौर पर हम कहेंगे कि नेहरू जी कैसा समाज चाहते, क्या कह रहे हैं। नेहरू जी के अनुसार हम कह सकते हैं कि वो ऐसा समाजवादी समाज चाहते थे जो समता में होगा, जिसमें राज्य के सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि ऐसा समाज चाहते हैं तो समानता को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस उसमें दी जाएगी, जिसमें राज्य के दमनकारी हस्तक्षेप की आवश्यकता के बिना ही, यानी राज्य का जो दमनकारी हस्तक्षेप जो समाजवाद या साम्यवाद वो ऐसा समझता है कि जब तक दमनकारी हस्तक्षेप नहीं होगा तब तक पूंजीवाद का नाश नहीं किया जा सकता, शोषण समाप्त नहीं किया जा सकता। लेकिन नेहरू जी ऐसा राज्य चाहते थे जिसमें राज्य का दमनकारी स्वरूप नहीं होगा। तो दमनकारी हस्तक्षेप के बिना ही लोग शोषण और भाव से मुक्त जीवन के लिए समर्पित और प्रयत्नशील होंगे। नेहरू जी की मान्यता थी कि समाजवाद केवल ये भी वो समझते थे कि समाजवाद यानी कि अच्छी अच्छी बातों के लिए नहीं होना चाहिए, केवल राजकीय कार्यक्रमों में ही परिलक्षित नहीं होगा, अपितु समाजवाद की स्थापना रियल में तब संभव होगी जब न्याय, समता और बंधुता के आदर्श जो है, जो हमारी प्रस्तावना में लिखे गए ये शब्द देखिए, उसको वो इम्प्लीमेंट करना चाहते थे। वो जब तक लोगों के आचरण और जीवन के प्रति दृष्टिकोण में पूरी तरह चरितार्थ नहीं हो जाए तब तक कोई मीनिंग नहीं है लोकतांत्रिक समाजवाद की नीति को राज्य की नीति के रूप में अपनाने का, जब तक ये नहीं हो जाए। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि नेहरू जी एक ऐसा राज्य चाहते थे जो सर्वशक्तिमान नहीं हो, क्योंकि जो साम्यवादी जिस राज्य की बात करते हैं वो राज्यों को अति में शक्तिशाली बनाते हैं। एक तरह से हम कह सकते हैं कि समानता स्थापित करने के लिए तानाशाही राज्य के समर्थक हैं। ठीक है, सोवियत संघ में ऐसा ही राज्य स्थापित हुआ था, ऐसा वो राज्य हमारे देश में नहीं चाहते थे। ठीक है, तो राज्य को ज़्यादा शक्तिशाली बनाने के पक्ष में नहीं थे। तो ये है नेहरू जी का लोकतांत्रिक समाजवाद। देखिए ये पिक्चर उस वक्त की है जब बालकनी से शिमला में वो देखिए जनता को एड्रेस कर रहा है, घर से, बालकनी से। बड़ी अच्छी सी तस्वीर है। देखिए ये तो सामान्य जीवन हम कहेंगे, कहीं पर भी खड़े होकर के घर की बालकनी से ही एड्रेस कर रहे हैं, कोई ताम झाम नहीं, कोई लवाजमा नहीं, कि जहाँ पर भी आप जो भी देश के लिए कुछ भी कर सकते हैं, जनता को जागृत कर सकते हैं। देखिए नेहरू जी, तो यही है आपका लोकतांत्रिक समाजवाद जो नेहरू जी ने हमारे देश में अपनाया। धन्यवाद, थैंक यू।